मदरसा चलाने वाला रहमान अली 11 साल जेल में रहा। उस पर आतंकवाद और अलकायदा से जुड़े होने के आरोप लगे, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि आरोप साबित करने के लिए एक भी पुख्ता सबूत नहीं है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिसने अपनी जिंदगी के एक दशक एक झूठे केस में बर्बाद किया है, इतने साल जेल में गंवा दिए, उसकी भरपाई अब कौन करेगा? किसी की गिरफ्तारी हमेशा हेडलाइन बनती है, लेकिन उसका बरी होना अक्सर अखबार के किसी कोने में दब कर रह जाता है। इसलिए रहमान के इस केस पर बात होना जरूरी है। 37 साल के अब्दुल रहमान अली खान, जो उड़ीसा के कटक जिले के गांव में धार्मिक शिक्षक थे, अपना मदरसा चलाते थे। रहमान पर आरोप था कि वो अपने स्कूल के जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार कर रहे थे, आतंकवादी काम के लिए लोगों की भर्ती करते थे, उन पर अलकायदा एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटवर्क फैलाने, उससे जुड़े होने और टेरर फंडिंग करने के आरोप लगाए गए। युवाओं का ब्रेन वॉश करने, देश के बड़े धमाकों की प्लानिंग करने के आरोप लगे। देश की मीडिया ने उसे मोस्ट वांटेड की तरह पेश किया। काले कपड़े से ढका चेहरा और हाथ में हथकड़ी लगे इस व्यक्ति की तस्वीर हर अखबार में थी। ये भी कहा गया कि वह भारत सरकार के खिलाफ नफरत और असंतोष को बढ़ावा देते हैं। 17 दिसंबर 2015 को उड़ीसा पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रहमान को गिरफ्तार किया। भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नर राजेंद्र प्रसाद का बयान छपा कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की खुफिया जानकारी के आधार पर उनके मदरसे और घर पर छापेमारी की गई है। उनके खिलाफ यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत केस दर्ज किया गया। एक ऐसा कानून जिसमें एक बार नाम आ जाए तो इंसान सिर्फ आरोपी नहीं रह जाता है, पूरे समाज की नज़र में अपराधी बन जाता है, जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। पहले यह मामला उड़ीसा पुलिस के पास था, फिर केस सीबीआई को सौंप दिया गया। 2016 में चार्जशीट दाखिल हुई और 2017 में कोर्ट ने आरोप तय किए और अब 10 साल बाद दोष साबित करने के कोई सबूत नहीं है। यानी जिस इंसान को देश के लिए खतरा बताया गया था, उसके खिलाफ अदालत में आरोप साबित भी नहीं हो पाए। कोर्ट ने कहा कि रहमान के किसी आतंकवादी संगठन से संबंध होने का कोई सबूत नहीं है। अभियोजन पक्ष के पास इसके भी सबूत नहीं है कि उन्होंने देश के अंदर से या बाहर से आतंकवाद फैलाने के लिए पैसे जुटाए हैं। अलकायदा, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ भी इनके संबंध कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। इन सब बातों को साबित करने वाले एक भी पुख्ता सबूत नहीं है कि वह देश या देश के बाहर किसी आतंकवादी से भी मिले हों या किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य हों। इस पूरे मामले में मौलाना अब्दुल रहमान कटकी की कानूनी लड़ाई जमीयत उलेमा महाराष्ट्र कानूनी सहायता समिति ने लड़ी। फैसले के बाद मौलाना एम मदनी ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि कई बार बिना मजबूत सबूतों के मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उन्हें इंसाफ मिलने में सालों लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, वरना सख्त कानूनों के नाम पर बेगुनाह लोगों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद होती रहेगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर उठता है कि आखिर आतंकवाद के मामले में ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, किस आधार पर फैसले लिए जाते हैं कि दिल्ली से चलकर पुलिस उड़ीसा में बैठे किसी व्यक्ति को किस आधार पर आतंकवाद के आरोप में ले गई और 10 साल में एक भी सबूत नहीं पेश कर पाई। बिना ट्रायल, बिना बेल किसी को 10 साल जेल में रखा गया, उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई। ये किसकी साजिश रही होगी? इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा? क्या उन्हें कोई सजा मिलेगी? क्या ऐसे बिना किसी सबूत या बिना आधार के मीडिया और पुलिस द्वारा किसी को भी आतंकवादी साबित किया जा सकता है? हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पर यहाँ तो इंसान ने 10 साल गंवा दिए। क्या ये किसी सजा से कम है? उनके परिवार का क्या, जिन्हें रातों रात आतंकी का परिवार कहा जाने लगा था? उनकी पहचान का क्या? उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार और समाज में उनकी इमेज का क्या? झूठे आरोप एक नहीं कई जिंदगी तबाह करते हैं। कानून होगा सबके लिए बराबर। क्या न्याय सबको समय पर मिलता है? ऐसे मामले पहले भी हमारे सामने आए हैं। कर्नाटक के निसारुद्दीन को 1993 के ट्रेन ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 23 साल जेल में बिताए और बाद में बरी हो गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने खुद को जिंदा लाश कहा था। इसी तरह 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जांच और सबूत इतने कमजोर थे कि आरोप साबित ही नहीं हो पाए। यानी कुछ लोगों ने करीब 19 साल जेल में बिताए और इंसाफ उन्हें तब मिला जब उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका था। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जहां धीमी न्याय प्रक्रिया, लंबी ट्रायल और कमजोर जांच के कारण लोग सालों साल जेल में रहते हैं और बाद में बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। अब वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सालों से सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ आरोप अदालत में साबित नहीं हुए हैं। आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में अगर जांच एजेंसियां गलत साबित होती हैं तो क्या उनकी कोई जवाबदेही तय होगी?
क्या किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई होगी? क्या किसी बेगुनाह की बर्बाद हुई जिंदगी की कोई कीमत तय होगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं हूं पाटेश्वरी सिंह और आप देख रहे थे ऑब्जर्वर पोस्ट।